सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स ऑप्शन पेपर में मैकेनिक्स के बारे में। हमने स्टार्ट किया था मैकेनिक्स कोर्स को। सो इन द कोर्स ऑफ मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे थे पार्टिकल फिजिक्स के बारे में। सो वी हैव स्टार्टेड अबाउट पार्टिकल फिजिक्स। हमने पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट किया था। क्लियर है? एक मैं फोन को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि I got disrupted due to phones. So sorry. मैकेनिक्स हम लोग पार्टिकल फिजिक्स स्टडी कर रहे थे और पार्टिकल फिजिक्स में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन लॉ के बारे में। आपके सिलेबस में सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, पार्टिकल फिजिक्स में पहला पॉइंट लिखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? कंजर्वेशन लॉ। क्लियर है? तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस किया था कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ डिस्कस किया था। तो हमारे सेकंड लॉ में जो डिस्कस किया था F इक्वल टू dp बाई dt। ठीक है, इसमें क्या था कि एक था m dA बाई dt, एक था v dm बाई dt। ओके, तो ये जो m dA बाई dt है, इस पार्ट से क्वेश्चन कम पूछता है। v dm बाई dt ये वेरिएबल मास सिस्टम है जिससे बेस्ड आपका रॉकेट इक्वेशन है, इसको हम लोग अलग से सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन कंजर्वेशन लॉ आपको तीन तरह का कंजर्वेशन लॉ डिस्कस करना है। तो वी हैव टू डिस्कस थ्री काइंड ऑफ कंजर्वेशन लॉ। तो पहला जो कंजर्वेशन लॉ हमें डिस्कस करना है दैट इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। सेकेंड इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम और थर्ड जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तीन कंजर्वेशन लॉ हमें डिस्कस करना है। ठीक है, इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग ट्यूटोरियल सीट पर भी आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए ट्यूटोरियल सीट में, टोटल 7 से 8 क्वेश्चन है जो हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। इसको हम लोग ग्रेजुअली सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है? पहला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो पहले हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। ठीक है, यू ऑल नो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसे हमें डिफाइन करना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है भाई, देखिए पहली बात तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, तो मोमेंटम होता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, या सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो इट इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, mass multiplied by velocity, that is called momentum. And from Newton's second law of motion, from Newton's second law of motion, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? तो फोर्स इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। तो ये फोर्स और मोमेंटम के बीच का रिलेशनशिप होता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? बट वी हैव टू डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, हमें डिस्कस करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंपली ये कहता है कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और सिस्टम इज जीरो। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में उस सिस्टम का या पार्टिकल का टोटल मोमेंटम क्या होगा? सिस्टम का होगा। ठीक है, टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा। इसका मतलब ये हो, ये कहता है कि इफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एफ नेट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यही हमें वेरीफाई करना है। तो दिस वी हैव टू वेरीफाई कांस्टेंट या कंजर्व होगा। ठीक है, कंजर्व होगा। तो देखिए भाई, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, Newton's second law of motion, we know F, total force F equal to dp by dt, dp by dt। और ये जीरो तभी होगा जब p क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये जीरो है। ठीक है, दैट इज p इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है।
किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो p इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो p इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ f एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज 0। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि p इनिशियल मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आपको डिस्कस करना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपके सिलेबस में तीन कंजर्वेशन आपको डिस्कस करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तीन चीजें आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन को डिफाइन करने से पहले यहाँ पे हम दो फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है, और सेकंड जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों को पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको L से डिनोट करते हैं या G से डिनोट करते हैं, दोनों में से किसी भी एक्सिस को हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे मान लीजिए कि एक रिजिड बॉडी है, क्लियर है। तो एक रिजिड बॉडी है, यदि इस रिजिड बॉडी पे तो हमें क्या करना है, दो पैरामीटर डिफाइन करना है। पहला पैरामीटर क्या डिफाइन करना है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक मतलब फिक्स एक्सिस है, कोई दरवाजे का जो है हिंज है, ठीक है, क्लियर है, दरवाजा यहाँ पे फिक्स है। तो यदि आप इस पॉइंट पे फोर्स लगाओ, दरवाजा क्या रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, बट इस पॉइंट पे फोर्स लगाओ, दरवाजे को रोटेट करना क्या पॉसिबल है, ठीक है। और जितना ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उतना उससे जितना ज्यादा डिस्टेंस पे पॉइंट होगा, ठीक है, दरवाजे के अंदर के अगर दरवाजे को टर्न करना क्या होगा, उतना ज्यादा आसान होगा। आ रहा समझ लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फोर्स जो होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक्ट करता है, ठीक है, डिस्टेंस r फ्रॉम एक्सिस रोटेशन, ठीक है। फोर्स क्या होगा, फोर्स टेंजेंशियल होगा, जिसका पाथ कैसा, इसका पाथ इसका सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रेडियली हुआ, ये रेडियस हो गया और ये टेंजेंट हो गया, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये आपका सेंटर हो गया और ये आपका पी पॉइंट हो गया, पी पॉइंट, क्लियर है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड टॉर्क, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, मैं नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। वेरी सिंपली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या आर्म ऑफ फोर्स, इट इज टॉर्क, इसको बोलते हैं टॉर्क, क्लियर है भाई। तो देयरफॉर टॉर्क टाउ जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, आर और एफ पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आर क्या होगा, आर होगा रेडियली, ठीक है, रेडियस डायरेक्शन में, ठीक है, और एफ क्या होगा, एफ आपका होगा टेंजेंशियली, एफ होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ। अब चाहे तो इसे लिख सकते हैं आर इंटू आर कैप, मैंने आपको याद होगा पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, रेडियल यूनिट वेक्टर के बारे में, टेंजेंशियल के बारे में, इन लेक्चर नंबर 2 इसे मैंने डिस्कस किया था, तो काइंडली सी दैट वीडियो। तो आर क्रॉस एफ, इसे लिख सकते हैं आर डॉट आर क्रॉस। अब एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू थीटा कैप, ठीक है, एफ इंटू थीटा कैप। तो अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा स्केलर है, ठीक है, ये क्या हुआ, स्केलर हुआ, और आर कैप क्या हुआ, वेक्टर हो गया। एफ ऐसे ही क्या है, स्केलर फॉर्म हो गया, और थीटा कैप क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो स्केलर को तुम एक साथ एक ब्रैकेट में रखो, आर डॉट एफ, ठीक है, आर डॉट एफ इंटू आर क्रॉस थीटा, ठीक है, आर क्रॉस थीटा, क्लियर है, आर क्रॉस थीटा, ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि ए क्रॉस सॉरी क्या कहते हैं, आर क्या है आपका, रेडियली है, आर क्या है, रेडियली है, थीटा कैप क्या है, टेंजेंशियली है। तो रेडियस टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा आर एफ, ठीक है, आर एफ, और आर क्रॉस थीटा का क्या होगा बताओ, ए बी साइन थीटा, तो 1 साइन 90 इंटू सम यूनिट वेक्टर, ये हो गया आर एफ इंटू सम यूनिट वेक्टर, क्लियर है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर इंटू एफ। ये क्लियर हुआ है, इसमें डाउट है कुछ बताओ, एनी डाउट। क्या किया हमने, पहले लिखा टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ से डिफाइन किया, ठीक है। हमने फिर क्या किया, अब जानते हैं कि किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन होता है कि वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाई इट्स मैग्नीट्यूड, क्लियर है। यानी वेक्टर ए इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर एफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड यूनिट वेक्टर।
फिर हमने क्या किया, एस स्क्वायर को एक साथ रखा, ठीक है, जो हम वेक्टर पे क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे, तो हमने आर एफ को एक साथ रखा, ठीक है, और हमने आर कैप और थीटा कैप दोनों का निकाल लिया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये वो आर एफ। अब आर क्या यूनिट वेक्टर है, थीटा क्या यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू साइन 90, क्योंकि आर और थीटा के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, इंटू एन कैप, तो आर एफ एन कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर डॉट एफ होगा। ये क्लियर है भाई, ठीक है, ये क्लियर है, तो ये पहला क्वांटिटी है। सेकंड क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम, सेकंड क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम, क्लियर है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है, देखो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इसे हम डिफाइन करते हैं मोमेंटम, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एल या जे से। सो वी हैव टेकन सम रिजिड बॉडी, हमने एक रिजिड बॉडी ले लिया, डिस्टेंस आर पे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस आर पे जो है, ठीक है, मोमेंटम कितना, मोमेंटम आपका है एम इंटू वी, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम आपका टेंजेंशियली है, इट इज टेंजेंशियली, और आर क्या है, रेडियली है, ठीक है, आर रेडियली है, ओके, इट इज डिफाइंड एज एल और जे इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है, आर क्रॉस पी, फिर आर इज रेडियस वेक्टर और पी क्या है, पी आपका लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है, तो आर क्या है, आर है रेडियस वेक्टर, पी क्या है, पी आपका है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, क्लियर है भाई, लीनियर मोमेंटम। आप चाहें कैसे लिख सकते हैं, आर डॉट आर कैप क्रॉस पी डॉट थीटा कैप, ठीक है, थीटा कैप क्या है, थीटा कैप आपको टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, जब इसके बारे में जानकारी नहीं है तो काइंडली सी वीडियो नंबर 2, ओके। तो थीटा कैप क्या है, थीटा आपका है टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, और आर कैप क्या है आपका रेडियल यूनिट वेक्टर, इसे आप लिख सकते हो आर इंटू पी, इसके अंदर को एक साथ रखते हैं, ठीक है, इंटू आर कैप क्रॉस थीटा कैप, क्लियर है। आप जानते हो कि रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो क्या होगा ये ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90, तो ये आपका हो गया आर पी इंटू सम यूनिट वेक्टर एन कैप, तो यहां से एल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, एल और जे का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा आर इंटू पी, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, क्लियर है, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वी हैव टू डिफाइन कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आपको याद होगा कि लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स आर कनेक्टेड बाय, ठीक है, F इक्वल टू dp by dt, ओके, और फोर्स का जो एनालॉगस टर्म है, ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स में दैट इज टॉर्क, ओके, ऐसे ही लीनियर मोमेंटम का जो एनालॉगस टर्म है, सिमिलर टर्म है, ठीक है, इन रोटेशनल मैकेनिक्स दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे आप लिखते हो F इक्वल टू dp by dt, ऐसे आप लिख सकते हो टॉर्क इक्वल टू dj by dt, क्लियर है। जहां पे टॉर्क क्या है, टॉर्क आर्म ऑफ फोर्स है, जैसे आपने लिखा, ठीक है, लीनियर सिस्टम, ठीक है, ये लीनियर मोशन, रोटेशनल सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। तो आप जानते हो कि फोर्स F इक्वल टू होता है dp by dt, ठीक है, dp by dt। अब फोर्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म है, ठीक है, एनालॉगस टर्म है रोटेशनल मैकेनिक्स में, वो टॉर्क है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, d by dt, और लीनियर मोमेंटम का जो एनालॉगस टर्म है वो है एंगुलर मोमेंटम, यानी dj by dt, ठीक है, dj by dt। टॉर्क को डिफाइन करने का एक तरीका, तो ये टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि फॉर एनी रिजिड बॉडी, ठीक है, फॉर एनी रिजिड बॉडी आप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो यही है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है, देखो द मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स F, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट O इज डिफाइंड एज, क्लियर है, डिफाइंड एज क्या लिखोगे आप, टॉर्क इक्वल टू dj by dt, ये हो गया d by dt,
ठीक है, डी बाई डी टी। जे कितना होता है, जे होता है आर क्रॉस पी। जे क्या होता है, आर क्रॉस पी। जे क्या एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, आर क्रॉस पी। तो ये हो गया आर क्रॉस पी। क्लियर है। अब ये जो आर क्रॉस पी है इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, आर क्रॉस डीपी बाई डी टी प्लस, ठीक है, प्लस डी आर बाई डी टी क्रॉस पी। ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना जी, नहीं लिख सकते, बताओ। ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। नाउ लुक, ये जो आपको डी आर बाई डी टी है, डी आर बाई डी टी, इसे वी लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया आर क्रॉस डीपी बाई डी टी कितना हुआ, एफ। ठीक है, डीपी बाई डी टी ये एफ होता है, तो आर क्रॉस इतना, ठीक है, डीपी बाई डी टी एफ प्लस, ठीक है, प्लस प्लस। अब देखो ये जो डी आर बाई डी टी है क्या, वेलोसिटी है वी, क्रॉस मास इंटू वेलोसिटी वी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी वी। तो इसे आप लिख सकते हो आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ, ओके, प्लस एम वी क्रॉस वी, वी क्रॉस वी। अब आप जानते हो कि ए क्रॉस ए क्या होता है, ए क्रॉस ए जो है इसका मतलब ए और ए के बीच का एंगल क्या होगा, या तो जीरो होगा या 180 होगा, ठीक है। साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। साइन 180 कितना होता है, जीरो होता है। तो v क्रॉस v को आप लिखोगे वी साइन जीरो और वी साइन 180, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी दिस टर्म वैनिश, ये टर्म क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म आपका वैनिश हो गया, जीरो हो गया, तो दिस टर्म वैनिश है, ठीक है, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ये जो टॉर्क है जो r क्रॉस f आ रहा है, इसे हम क्या लिख रहे हैं, इसे हम लिख रहे हैं dj बाई डी टी, ठीक है, dj बाई डी टी। तो यदि हम r क्रॉस f को जीरो कर दे, क्या कर दे, जीरो कर दे, तो ये जीरो कब होगा, तो r क्रॉस f दैट इज टॉर्क, ये जीरो तभी होगा जब क्या होगा, जब j कांस्टेंट होगा, जब j क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो फॉर एंगुलर मोमेंटम टू बी कंजर्व, ठीक है, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम शुड बी जीरो। ये क्लियर है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है सर, क्वेश्चन देख लो क्या क्वेश्चन पूछा है। हाँ, क्वेश्चन पूछा है कि राइट 2015 का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये सीक्वेंस शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है। क्वेश्चन है कि राइट डाउन प्रिसाइजली द कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विद देयर मैथमेटिकल फॉर्म। क्लियर है, ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम ग्रेजुअली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगला क्या है, अगला आपका है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये समझ गया ना जी, ये क्लियर है। ओके, देखो यही क्वेश्चन है, 2015 में क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन प्रिसाइजली द कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद मैथमेटिकल फॉर्म। 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अगला क्या है, अगला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करने से पहले कुछ मैथमेटिकल टूल्स है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम डिफाइन करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। इसको डिफाइन करने से पहले देयर आर सम मैथमेटिकल टूल्स जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो पहला जो मैथमेटिकल टूल्स है वो आपका है, ठीक है, पहला है आपका डेल ऑपरेटर, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स। तो पहला टूल क्या है, पहला टूल है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर, देखिए डेल ऑपरेटर जो है इसको हम डिफाइन करते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इस ऑपरेटर को बोलते हैं डेल और नेबुला ऑपरेटर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेल और नेबुला ऑपरेटर। ये क्लियर है, ठीक है। इसे बोलते हैं डेल और नेबुला ऑपरेटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम तीन चीजें डिफाइन करते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्ल, इन चीजों को हम डिफाइन करते हैं। तो तीनों को समझने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ग्रेडियंट के बारे में। फर्स्ट बात करते हैं ग्रेडियंट के बारे में। तो मान लीजिए कोई स्केलर पोटेंशियल है, क्या है, स्केलर पोटेंशियल है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई स्केलर पोटेंशियल है, सिंपली कोई स्केलर फील्ड है, ठीक है, क्लियर है। तो पहले हम डिफाइन करेंगे ग्रेडियंट के बारे में।
तो फॉर एनी स्केलर, किसी भी स्केलर फील्ड के लिए, ठीक है, फॉर एनी स्केलर फील्ड, कोई स्केलर फील्ड फाई है, ठीक है, फाई है, इसके लिए ग्रेडियंट होता है, ठीक है, ग्रेड फाई बराबर होता है, ग्रेड कितना है, ग्रेड है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है, के कैप इंटू फाइव, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट। इसे क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑपरेटर, ग्रेड ऑपरेटर। एक क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। तो ग्रेड समझ में आ गया, ग्रेड क्या है। तो ग्रेड, देखो ग्रेड ऑपरेटर कुछ नहीं है, सिंपली क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं, जब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे वेक्टर क्या हुआ, वेक्टर आपका हो गया डेल ऑपरेटर, और फाई क्या है, फाई इज सम स्केलर पोटेंशियल, क्लियर है, इट इज एनालॉगस टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय सम स्केलर, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका डाइवर्जेंस, नेक्स्ट है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ये लगभग एक तरह से डॉट प्रोडक्ट की तरह है, जैसे कि हम निकालते हैं ना ए डॉट बी, ए डॉट बी, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या था कि डेल ऑपरेटर ऑपरेट करता है किसी स्केलर फील्ड के ऊपर, यहाँ पे क्या होगा कि डेल ऑपरेटर जो है ऑपरेट करेगा किसी वेक्टर फील्ड के ऊपर, क्लियर है। तो देखो भाई डाइवर्जेंस क्या होता है, तो फॉर एनी स्केलर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल या वेक्टर फील्ड मान लीजिए, फील्ड ए, डेल डॉट ए बराबर होता है, डेल कितना है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, क्लियर है। और वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए को डॉट ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, क्लियर है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट तुम लोग जानते हो ना कि नहीं जानते हो, आई डॉट आई कितना होता है, वन होता है, तो कितना हो गया ये डेल एक्स बाई डेल एक्स, आई डॉट जे जीरो हो गया, आई डॉट के जीरो हो गया, ठीक है। जे डॉट जे क्या होता है, वन होता है, जे डॉट आई तो जीरो हो गया, तो डेल ए वाई बाई डेल जेड। ऐसे के डॉट के क्या होता है, वन होता है, तो डेल ए जेड बाई डेल जेड, क्लियर है। तो डेल डॉट ए बराबर होता है, डेल डॉट ए बराबर होता है डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई, आई एम सॉरी यहाँ डेल वाई होगा, प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड, क्लियर है। तो ये आपका हो गया क्या, डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी जो बुक है आपके पास स्टैंडर्ड बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स की, वहां पर इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स इज नॉट पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस, ओके। या मैं यदि नेट का वीडियो डाउनलोड करूंगा तो वहां पे आप देख लीजिए इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ठीक है। सेकेंड है, थर्ड क्या है, थर्ड है कर्ल, थर्ड है कर्ल। तो डाइवर्जेंस में क्या था कि आपने क्या किया कि डेल को ऑपरेट किया किसी वेक्टर के ऊपर, तो आपने क्या किया डेल डॉट ए निकाला, ठीक है, आपने क्या किया डेल डॉट ए निकाला, क्लियर है। कर्ल बताता है कर्लिंग इफेक्ट के बारे में, कितना कोई पार्टिकल टर्न करेगा इसके बारे में बात करता है कर्ल, क्लियर है। तो कर्ल में क्या होगा, कर्ल में निकालेंगे डेल क्रॉस ए, जैसे हम निकालते हैं ना ए क्रॉस बी, यहाँ पे क्या करेंगे डेल क्रॉस ए निकालेंगे, तो कर्ल, कर्ल, ठीक है, क्या होगा डेल क्रॉस ए। देखो हमारा रिक्वायरमेंट इतना ही, इतना ही इसको कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको पीएचडी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। यूपीएससी का मतलब है कि आपको एक डिफाइंड बाउंड्री के अंदर पढ़ना है, उस बाउंड्री के बियॉन्ड आपको नहीं जाना, ओके। तो इसे हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, डेल कितना है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, ए को क्या लिखोगे ए एक्स ए वाई ए जेड, ये आपका कर्ल हो गया, ठीक है, ये आपका कर्ल हो गया। ये मैंने क्यों बताया यहाँ पे, क्या क्या जरूरत है इसको बताने का, ठीक है। तो ये मैंने इससे बताया क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। और इस पे देखो क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा 2008 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 2012 में क्वेश्चन पूछा है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, अगला क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, अगला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को बार बार यूपीएससी क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। 8 में पूछा, 12 में पूछा, 13 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 13 में क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन पूछा है 13 में, if a force acting on the particle are conservative so that total energy of the particle which is sum of kinetic and potential energy is conserved। 13 में क्वेश्चन पूछा, 15 में क्वेश्चन पूछा, 2008 में पूछा, 2012 में पूछा, ठीक है। तो ये लगातार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का नेचर क्या, उसी को हम लोग थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग उतना ही थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको पहले हम डिफाइन करेंगे। तो पहले तो वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क। वर्क, मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ये है, सेकंड पाथ ये है, और ये थर्ड पाथ है। ये 3 पाथ है, ठीक है, एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे जाने के लिए। क्लियर है, ठीक है। तो इन तीनों पाथ में, ठीक है, यदि वर्क डन किसी फोर्स के द्वारा किया जा रहा है, और वर्क डन जो है, ठीक है, डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ पाथ के ऊपर, ठीक है। इनिशियल फाइनल पॉइंट ऑफ पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्सेस, ठीक है, फॉर विच वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ पाथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ, ठीक है। तो दोज फोर्सेस, ठीक है, दैट डन सम वर्क, ओके, एंड वर्क डन डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ, यानी कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2। क्लियर है, नॉट द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाथ, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। क्लियर है। तो देखो भैया, वर्क डन क्या होता है, ठीक है। तो फॉर फोर्स एफ, फोर्स एफ, एफ एक फोर्स है, एफ एक फोर्स है। हमने क्या किया कि यहाँ पे डिस्टेंस आर और आर प्लस डी आर के बीच में, ये आर है, ये आर प्लस डी आर है, तो ये कितना होगा, डी आर होगा। ऐसा एक कर्व है, हमने एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया। ये जो कर्व आपको दिख रहा है डी ए, ठीक है, डी ए स्मॉल एरिया, वो क्या होगा, लेंथ कितना है, लेंथ है एफ, विड्थ कितना है डी आर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ एफ डॉट डी आर। अब एरिया क्या है, स्केलर है, एरिया क्या है, स्केलर है ना, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। तो एफ डॉट डी आर भी क्या तुम्हारा स्केलर है, ठीक है, स्केलर है। तो ये जो आपको एरिया अंडर द कर्व दिख रहा है एफ डॉट डी आर, इसको एक फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, हम बोलते हैं वर्क डन डी डब्ल्यू। क्लियर है, डी डब्ल्यू, यानी टोटल जो वर्क डन होगा बिटवीन दिस पॉइंट आर वन पॉइंट एंड आर फाइनल पॉइंट। तो टोटल जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो होगा टोटल एरिया। तो टोटल एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू। अब देखो जो आर आई पॉइंट है, यहाँ पे वर्क डन 0 है। क्लियर है, और यहाँ पर क्या हुआ, वर्क आपका अकॉम्प्लिश फिनिश हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन डब्ल्यू है, बराबर हो गया इंटीग्रेशन आर इनिशियल टू आर फाइनल, ठीक है, आर फाइनल एफ डॉट डी आर, ठीक है, एफ डॉट डी आर। तो देयर फॉर टोटल वर्क डन इक्वल टू आर इनिशियल टू आर फाइनल एफ डॉट डी आर। ये वर्क डन का डेफिनेशन है, ये वर्क डन का डेफिनेशन है। यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब मान लो हमने क्या किया, कोई क्लोज पाथ ले लिया, ठीक है। तो फॉर एनी क्लोज पाथ, फॉर एनी क्लोज पाथ, हमें डिफाइन करना है कंजर्वेटिव फोर्स को। वी हैव टू डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स को हमें डिफाइन करना है। कंजर्वेटिव फोर्स को हमें डिफाइन करना। तो मान लो कि हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाते हैं, ठीक है, और फिर हम वापस जो है पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे वापस चले आते हैं, 2 से 1 पे वापस चले आते हैं। अरे समझ में, 2 से 1 पे वापस चले जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, पहले पाथ 1 से 2 पे गए, फिर 2 से 1 पे आ गए, ठीक है। ये जो पाथ बन गए बोलते हैं क्लोज पाथ। क्या बोलते हैं, क्लोज पाथ। तो फॉर एनी क्लोज पाथ, फॉर एनी क्लोज पाथ
किसी क्लोज पाथ के लिए टोटल जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। ठीक है, अब ये जो एफ डॉट डी आर है इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है आपका पहला पार्ट है मोशन का, सॉरी वर्क का, और ये वर्क का दूसरा पार्ट है। तो ये जो एफ डॉट डी आर है इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन, पहले आप R1 से R2 पे जा रहे हो, ठीक है, ये आपका R1 हो गया और इस पॉइंट को आप R2 मान लीजिए। तो पहले आप R1 से R2 पे जा रहे हो, तो R1 टू R2 F डॉट डी आर, ठीक है, प्लस यदि इसको हम लिखें R2, पहले आप R1 से R2 पे गए, फिर R2 से R1 पे आए, तो R2 टू R1 F डॉट डी आर, ये क्लियर है, F डॉट डी आर। तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन R1 टू R2 F डॉट डी आर। और जब इंटीग्रेशन को चेंज करोगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना, लिमिट को चेंज करोगे तो, क्लियर है। तो यदि हम R1 को क्या कहते हैं लोअर लिमिट मान ले, R2 को अपर लिमिट मान ले, ठीक है, मतलब इसको हम कर दें इस तरह से, रिप्लेस कर दें, इसको हम लिख दें R1 टू R2, ये माइनस हो जाएगा, माइनस F डॉट डी आर, F डॉट डी आर हमने क्या किया, लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो नेटवर्क क्या होगा, नेटवर्क आपका जीरो हो जाएगा, नेटवर्क जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वर्क डन है, वर्क डन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर, ना कि पाथ के ऊपर, कि पाथ का नेचर कैसा है, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स के द्वारा जब वर्क किया जाएगा दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। सो क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। तो सच फोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, such forces are called कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्लियर है भाई, इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ये फोर्स हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, अब हमें क्या करना है, एक और टॉपिक को डिफाइन करना है, दैट इज कॉल्ड, अच्छा व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पाथ के इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, क्लियर है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेंट, मतलब पाथ के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको याद करेंगे, सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है, कि ऑल अपोजिंग फोर्सेज और ऑल रेस्ट्रिक्टिव फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेज आर पाथ इंडिपेंडेंट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर पाथ डिपेंडेंट, ठीक है, नेचर ऑफ पाथ पे ये डिपेंड करता है, क्लियर है। सो कंजर्वेटिव फोर्सेज आर पाथ डिपेंडेंट, ठीक है, फोर्सेज कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्सेज आर पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट यानी ये सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ पाथ के ऊपर, ठीक है। ये क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। तो नॉन कंजर्वेटिव आर पाथ डिपेंडेंट, ये पाथ के नेचर पे डिपेंडेंट करता है, डिपेंड करता है, पाथ डिपेंडेंट, क्लियर है, डिपेंडेंट। ओके, तो यहां पे क्या होगा, फॉर क्लोज पाथ एफ डॉट डी आर, मतलब टोटल जो वर्क डन होगा, ठीक है, फॉर क्लोज पाथ वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये पाथ के नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहां पे क्या होगा, टोटल वर्क डन क्लोज पाथ के लिए जीरो नहीं होगा, एफ डॉट डी आर इज नॉट जीरो, ठीक है, एफ डॉट डी आर इज नॉट जीरो, क्लियर है। इन जनरल क्या होता है कि ऑल एक्शन फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, एक्शन फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। ऑल रेस्ट्रिक्टिव फोर्सेज, ठीक है, कौन सा फोर्सेज, रेस्ट्रिक्टिव फोर्सेज। तो ऑल रेस्ट्रिक्टिव फोर्सेज लाइक फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, दे आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो रेस्ट्रिक्टिव फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको हम समझते हैं। तो नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको हम डिराइव करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम।
देखो वर्क एनर्जी थ्योरम को डिराइव करने से पहले ना यहाँ पर दो चीजें जानना जरूरी है, ठीक है। तो देयर आर टू प्रिलिमिनरीज, मतलब बेसिक चीजें, प्रिलिमिनरीज, इसको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। देखो जो डी बाई डी टी हाफ वी डॉट वी है, ठीक है, हाफ वी डॉट वी, क्लियर है, हाफ वी डॉट वी। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ को बाहर कर दो तो कितना है, डी बाई डी टी वी स्क्वायर है ना, डी बाई डी टी वी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 1/2 डी बाई डी वी वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है, डी वी बाई डी टी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 डी बाई डी वी वी स्क्वायर, कितना होगा 2v इंटू डी बाई डी टी वी, क्लियर है, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डी बाई डी टी वी और वी को वी डॉट वी लिख सकते हो, ठीक है, वी डॉट वी। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना, ध्यान रखना है कि डी बाई डी टी वी डॉट वी, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी हाफ वी डॉट वी। ये क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, हमने क्या किया, हमने लिखा डी बाई डी टी हाफ वी डॉट वी इक्वल टू, हाफ हमने बाहर कर दिया, डी बाई डी टी वी डॉट वी कितना होगा, वी वी कॉस जीरो, ठीक है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो वी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ डी बाई, अच्छा देखो डी बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी बाई डी वी वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 डी बाई डी वी वी स्क्वायर कितना होगा 2v इंटू डी वी बाई डी टी, तो अल्टीमेटली बच के कितना आ गया डी बाई डी टी वी डॉट वी। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ, प्रूव हुआ कि डी बाई डी टी वी डॉट वी बराबर होता है डी बाई डी टी हाफ वी डॉट वी। ये क्लियर है, इसको ध्यान रखना। सेकंड चीज यूज करेंगे, बोलते हैं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। सेकंड क्या है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब ये क्या भैया, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो सेकंड जो प्रिलिमिनरी आपको याद रखना है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो सेकंड प्रिलिमिनरी चीज है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में, क्या बताया था, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में। तो क्या कहता है ये देखो, ये कहता है कि फॉर एनी वेक्टर ए, इट इज वेरी पावरफुल थ्योरम, ठीक है, फॉर एनी वेक्टर ए, किसी भी वेक्टर ए के लिए, ठीक है, फॉर एनी वेक्टर ए, ठीक है, फॉर एनी वेक्टर ए, क्या कहता है ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर बराबर सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, फॉर एनी वेक्टर ए, आई एम सॉरी ए, डेल डॉट ए, ठीक है, इंटू डीएस, जहां पे डीएस क्या सरफेस एरिया है, ठीक है, डेल डॉट ए इंटू डीएस। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे सिंपली जो लीनियर इंटीग्रेशन है, ठीक है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, ये डबल इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये सरफेस का मतलब क्या होता है, सरफेस का मतलब होता है डबल इंटीग्रेशन, ये सिंगल लाइन है, इसका मतलब सिंगल इंटीग्रेशन, और यदि यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्लियर है, ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो आपने क्या किया, लाइन इंटीग्रल को क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर दिया किसमें, आपने कन्वर्ट कर दिया इसको सरफेस इंटीग्रल में, ठीक है। थ्योरम क्या है, इसको बोलते हैं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो फॉर एनी वेक्टर ए डॉट डी आर बराबर क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी एस, क्लियर है, इसको आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा, चलो देख लो तो मुझे क्वेश्चन आया कि नहीं आया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है आया है कि नहीं आया, अच्छा नहीं आया, अच्छा आई एम सॉरी, यहाँ पे डेल क्रॉस ए, क्या होगा, डेल क्रॉस ए, वेरी सॉरी, ठीक है, क्या होगा, डेल क्रॉस ए, ओके। तो क्या होता है, ए डॉट डी आर बराबर सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ए इंटू डीएस, इसको ध्यान रखना। तो ये दो चीजें जो है इसको हम यूज करेंगे अभी, ठीक है, इसको हम लोग अभी यूज करेंगे। तो देखो पहला क्या है, पहला आपका है वर्क एनर्जी थ्योरम, पहला क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये पहला टॉपिक आपका, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहला है वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां हम लोग यूज करेंगे, क्या बताया था मैंने, हाफ डी बाई डी टी